नमस्कार साथियों, आधुनिक भारत एवं राष्ट्रीय आंदोलन की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने असहयोग आंदोलन के बारे में जाना था और असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया था। और साथ में हमने यह भी जाना था कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने चौरी चौरा घटना, जो कि 4 फरवरी को हुई थी, और यह हिंसक घटना हुई थी जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। इसके बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। और उसके बाद जो राष्ट्रवादी खेमा था कांग्रेस का, उसमें बिखराव आने लगता है और साथ में जो संगठन था कांग्रेस का, वो टूटने लगा। और इसके बाद फिर जो है स्वराज पार्टी का जो है नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आता है। तो आइए स्वराज पार्टी का हम लोग जो पृष्ठभूमि है उसको समझते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि जो है कांग्रेस जो है बिखराव होने लगा राष्ट्रवादी खेमे में, और कांग्रेस जो है दो खेमों में बट गई। और यहाँ तक कि जो 1907 वाली जो परिस्थिति थी, सूरत विभाजन वाली, वैसी ही कुछ परिस्थिति कांग्रेस में उत्पन्न हो गई। आइए समझते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस जो है दो खेमों में विभाजित हो गई। पहला खेमा था स्वराजी परिवर्तन समर्थक, जिनको जो है ये परिवर्तन चाह रहे थे, और दूसरा जो धड़ा था अपरिवर्तनवादी या परिवर्तन विरोधी। और यह जो धड़ा था ये जो है परंपरागत कांग्रेस का धड़ा था, जिसमें उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। और साथ में जो है जो स्वराजी परिवर्तन समर्थक थे, इस खेमे का जो नेतृत्व कर रहे थे वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू तथा अजमल खान, ये लोग कर रहे थे। और इसके अलावा जो है जो स्वराजी परिवर्तन समर्थक थे, इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि हम जो है असहयोग को जो है व्यवस्थापिका सभाओं, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोला जाता था उस समय, वहाँ पे ले जाकर सरकारी प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं। और इस वजह से जो है जब भी सरकार राष्ट्रवादियों की बात नहीं मानेगी, तब हम व्यवस्थापिका सभाओं को कार्य नहीं करने देंगे, सरकारी प्रस्ताव का विरोध करेंगे। तो इस वजह से हम वहाँ पे भी असहयोग कर सकते हैं, और इसके साथ में हम सरकारी मशीनरी के कार्यों में रुकावट डाल सकते हैं। तो ये मानना था स्वराजी परिवर्तन समर्थक का। और इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और साथ में अजमल खान। और मोतीलाल नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके पिताजी थे। और अब आते हैं, और इनके अनुसार, स्वराजियों के अनुसार जो संघर्ष का एक नया मोर्चा था, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंटर करना एक संघर्ष का एक नया मोर्चा था। और इसका जो उद्देश्य था क्या था? विधान परिषदों को अपने अनुकूल मोड़ना था, और अगर अपने अनुकूल नहीं मोड़े तो उसको समाप्त कर देना था। और इस वजह से जो है, और दूसरा जो धड़ा था परिवर्तन विरोधी या अपरिवर्तनवादी, इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और साथ में एम ए अंसारी। तो ये नाम आपको अपरिवर्तनवादियों के ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और यह जो खेमा था विधान परिषदों में प्रवेश का पक्षधर नहीं था, और तथा स्वराज्यों के प्रस्ताव का यह विरोध कर रहे थे। इनका भी जो तर्क था वो काफ़ी हद तक जायज़ था। आइए देखते हैं। और इनका जो तर्क था वो क्या था कि संसदीय कार्य में संलग्न होने से, यानी अगर कांग्रेस जो है ज्वाइन कर लेती विधान परिषदों को, तो उसके बाद फिर जो रचनात्मक कार्य हैं जो ज़मीनी स्तर पे कांग्रेस चला रही थी, यानी असहयोग आंदोलन के बाद ज़मीनी स्तर पर जनता के आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे थे, राजनीतिक चेतना प्रसार, ये सब जो कार्य करना होता, आगे करना था, उसकी उपेक्षा हो जाती। तो इस वजह से जो है यह जो तर्क था अपरिवर्तनवादियों का, ये भी काफ़ी हद तक सही था और इनका मानना था। और साथ में जो है स्वराज्यों का यह मानना था, स्वराज्यों का, जो कि चित्तरंजन दास के नेतृत्व में थे, कि अगर सरकार राष्ट्रवादियों की मांगों की उपेक्षा करती है तो स्वराजी व्यवस्थापिका के कार्य संचालन को अवरुद्ध कर देंगे तथा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने हेतु विवश करेंगे। तो आप सिंपल में स्वराजियों की जो मंशा है, आप यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जब भी राष्ट्रवादियों की मांगों की उपेक्षा की जाएगी ब्रिटिश सरकार द्वारा, तब स्वराजी व्यवस्थापिका के कार्य संचालन को अवरुद्ध कर देंगे और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने हेतु उसे विवश कर देंगे। लेकिन जो है कांग्रेस का जब गया अधिवेशन 1922 में आयोजित हुआ, और ये गया जो है बिहार में आयोजित हुआ था, साथ में बिहार में आयोजित होने वाला दूसरा अधिवेशन था। और इस कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार पूछा गया, तो चित्तरंजन दास, और साथ में महामंत्री, आपको ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में जो है CR दास, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने एक नया कार्यक्रम का जो है प्रस्ताव रखा था, और वह प्रस्ताव था कि विधान परिषदों का स्वरूप अपने अनुसार परिवर्तित करना, या तो विधान परिषदों को समाप्त कर देना। यानी कि विधान परिषदों में प्रवेश को लेकर इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि हम या तो अपने अनुसार विधान परिषदों को जो है परिवर्तित कर देंगे, या तो फिर विधान परिषदों को ही समाप्त कर देंगे।
लेकिन हुआ क्या कि जो अपरिवर्तनवादी थे ये मेजॉरिटी में थे, जबकि पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, इनके नेतृत्व में जो कांग्रेस थी वो मेजॉरिटी में थी और उन्होंने इस प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया और तथा इसके बाद जो है प्रस्ताव जो हुआ नामंजूर हो गया। और इससे जो है प्रस्ताव नामंजूर होने के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। ये महामंत्री थे और साथ में चित्तरंजन दास जो है अध्यक्ष थे। तो इन्होंने, चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष पद से और मोतीलाल नेहरू ने महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। तो यह घोषणा हुई थी दिसंबर 1922 में, गया अधिवेशन में ही इन्होंने जो है चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कर दी दिसंबर 1922 में गया में। और अब आते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के बारे में समझते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास और सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो डेट आपको याद रखना है, पूछा जाता है 1 जनवरी 1923। और स्वराज पार्टी एवं कांग्रेस में सुलह हो जाता है कुछ समय बाद, और जो सूरत विभाजन जैसी घटना थी उससे कांग्रेस बच जाती है। यह हुआ था सितंबर 1923 में। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन जो है बुलाया गया था, उसमें जो है अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इस दौरान जो है गांधी जी के प्रयास से और गांधी जी से दोनों पक्ष के नेता, दोनों दलों के नेता मिले और उसके बाद गांधी जी ने जो है दोनों दलों को आपस में समझाया। उसके बाद स्वराज पार्टी एवं उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता दे दी गई। इस प्रकार कांग्रेस वर्ष 1907 के जैसे एक और विभाजन से बच गई। तो इसलिए जो है स्वराज पार्टी का जो है इतिहास में बहुत जो है योगदान माना जाता है, खासकर असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद। और स्वराज पार्टी को जो है कांग्रेस के अंतर्गत स्थापित पार्टी ही माना जाता है आगे चलकर। फिर वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल, ये भी प्रश्न पूछा गया है। विट्ठल भाई पटेल जो है केंद्रीय विधान परिषद, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी भारत की, उसके ये स्पीकर बने थे, अध्यक्ष बने थे। तो जैसे आज लोकसभा के स्पीकर होते हैं तो वैसे ही उस समय जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसके अध्यक्ष बने थे या स्पीकर बने थे विट्ठल भाई पटेल 1925 में। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और इसके अलावा वर्ष 1925 में चित्तरंजन दास जी की मृत्यु के पश्चात स्वराज पार्टी कमज़ोर होती चली गई और फिर 1935 में स्वराज पार्टी का जो है कांग्रेस में विलय हो गया। काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, नाम मात्र की रह गई थी। फिर 1935 में फाइनली स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। आइए अब आगे समझते हैं स्वराज पार्टी के अन्य सदस्य कौन से थे। तो नरसिम्हा, चिंतमन, केलकर, सुभाष चंद्र बोस बहुत महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस जो है चित्तरंजन दास जी के जो है का फॉलोअर भी थे और साथ में विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, श्रीनिवास अयंगर, ये जो है अन्य नेता थे स्वराज पार्टी के। और इसके अलावा जो है चित्तरंजन दास जो है सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। तो यहाँ भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास। और अगर गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और इसके अलावा जो है फॉरवर्ड एक समाचार पत्र था जिसके संस्थापक थे चित्तरंजन दास और इसके जो संपादक थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो आपको फॉरवर्ड समाचार पत्र के बारे में ध्यान रखना, पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो फॉरवर्ड समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, स्थापना किया था चित्तरंजन दास ने और सुभाष चंद्र बोस संपादक के पद पर थे। आगे बढ़ते हैं। और 1922 के बाद जो है यह देखा गया कि समाजवादी एवं मार्क्सवादी विचारों का जो है प्रसार भारत में हो रहा था। आइए उससे संबंधित जो संस्थाएं भारत में बनी उनके बारे में समझते हैं। तो पहला है भारतीय साम्यवादी पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो है यहाँ पे एम.एन. राय जो कि बहुत महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट नेता थे भारत के, अवनी मुखर्जी तथा ताशकंद में कुछ रहने वाले अन्य उत्प्रवासी भारतीयों ने जो है इसकी स्थापना 1920 में की थी। तो भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना एम.एन. राय, अवनी मुखर्जी तथा अन्य लोगों ने मिलकर की थी। और इसके अलावा कॉमिंटर्न जिसका जो है पूरा नाम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है रूस का अंतर्राष्ट्रीय संगठन था उस समय और इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था। द्वितीय अधिवेशन के पश्चात जो है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की, भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की गई थी इससे प्रेरित होकर। फिर है एम.एन. रॉय, बहुत महत्वपूर्ण है। एम.एन. रॉय प्रथम भारतीय थे जिन्हें कॉमिंटन के नेतृत्व हेतु चुना गया था। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि कॉमिंटन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो एम.एन. रॉय पहले भारतीय थे और ये भारत के जो कम्युनिस्ट नेता थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं। फिर आइए देखते हैं कानपुर का बोल्शेविक षड्यंत्र केस, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस ये 1924 में चला था और इस केस में जो है एस ए डांग, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और साथ में नलिनी गुप्ता, ये 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं। इनको जो है सज़ा मिली थी, कारावास की सज़ा दी गई थी कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में।
फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1925 में और इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी 1925 में। संस्थापक थे एम.एन. रॉय, बहुत महत्वपूर्ण है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिर आगे बढ़ते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुई और 1925 में ही आरएसएस जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और आरएसएस जो है एक कह सकते हैं थिंक टैंक, जो आज की भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है सेंटर में, और आरएसएस ही इनके पीछे एक हिसाब से कह सकते हैं कि इनको जो है मतलब जो संस्था इनसे जुड़ी है बीजेपी से, वो आरएसएस है। और साथ में आगे देखते हैं मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में ये हुआ था और 1929 में ये पूरे विश्व में जो है इसके वजह से जो है ये मामला उठा था। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। तो सरकार ने जो है कुल 32 लोगों को गिरफ्तार किया था और इसमें जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता थे, ट्रेड यूनियन के कई सारे कार्यकर्ता थे। हमने ट्रेड यूनियन के बारे में जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। फिर आगे चल के इसी ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने आंदोलन किया था 1928 में। तो 1928 में आंदोलन कर रहे थे, फिर 1929 में जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और 3 ब्रिटिश साम्यवादी थे जो कम्युनिस्ट थे। 3 ब्रिटिश साम्यवादी कौन कौन से, ये प्रश्न पूछा गया है। फिलिप स्प्रेट, ब्रेन ब्रैडले और लेस्टर हचिनसन। तो ये 3 जो है ब्रिटिश साम्यवादी थे जिनको मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा में बीपीएससी तैयारी में पूछा था कि किस षड्यंत्र केस में जो है 3 ब्रिटिश लोगों को गिरफ्तार किया था, तो आंसर था मेरठ षड्यंत्र केस। आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है मेरठ षड्यंत्र केस में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यूनियन आंदोलन, जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट चल रहा था उसको समाप्त करना तथा साम्यवादियों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थलग कर देना। आते ही देखते हैं व्यापार संघ का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो लाला लाजपत राय जी प्रथम अध्यक्ष थे। साथ में प्रथम सचिव कौन थे, तो दीवान चमनलाल। और अगर इसकी संस्थापकों की बात की जाए तो लाला लाजपत राय, उनके सहयोगी जोसेफ बैप्टिस्टा, साथ में एन.एम. जोशी, दीवान चमनलाल, ये सब इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे या अन्य सदस्य थे। और प्रथम अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय जी थे और प्रथम जो सचिव थे वो थे दीवान चमनलाल। फिर आगे बढ़ते हैं, जातीय आंदोलन देखते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। ये मद्रास में 1925 में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे ई.बी. रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो ई.बी. रामास्वामी नायकर पेरियार के जो है नेतृत्व में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में मद्रास में आयोजित हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं, महार या महाड़ का सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, तो इसलिए यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो महार आंदोलन जो है महाराष्ट्र में हुआ था और इसमें जो है महार जो थे दलित थे और ये दलितों का आंदोलन था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो रायगढ़ जिले में हुआ था महाराष्ट्र के। और यह 20 मार्च 1927 को जो है दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने तथा इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह आंदोलन था। यानी उस समय दलितों को जो है सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो उनसे संबंधित जो उनको अधिकार दिलाने के लिए एक प्रभावी सत्याग्रह आंदोलन था जो है भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में। तो इसलिए यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो आपकी यह क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगली कक्षा में आपको क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्रांतिकारी गतिविधियों का जो दूसरा चरण है जो कि 1924 से 1929 माना जाता है, उसके बारे में महत्वपूर्ण कक्षा अगली बार आ रही है आपकी। और आप जो है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन भी साथियों ने नहीं किया। और इससे पीछे के जो क्लासेस आपको दी गई हैं आप उनको जाके देख सकते हैं और आप उससे आपको जो है इतिहास की, आधुनिक भारत के इतिहास की बहुत ही अच्छी समझ हो जाएगी। और बीपीएससी तैयारी परीक्षा में आपके पूछे गए सभी प्रश्न जो है वो 100% इसी जो है सीरीज से आ जाएंगे आपको। और इसके अलावा बीपीएससी स्पेशल की भी जो है क्लासेस आपको दी जाएंगी, तो बीपीएससी स्पेशल से जो है क्लासेस वो भी आपको दी जाएंगी। और अगली कक्षा में हम एचआरए के बारे में जानेंगे, एचआरए के अलावा जो है एचएसआरए के बारे में जानेंगे और साथ में जो है एचआरए की जो गतिविधि थी काकोरी ट्रेन एक्शन, इसके बारे में जानेंगे। और एचएसआरए की जो गतिविधियाँ थीं जैसे कि जो सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था, तो सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था, और साथ में सॉन्डर्स की हत्या, इन घटनाओं के बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे, समझेंगे। और साथ में जो है भगत सिंह के बारे में भी हम अगली कक्षा में जानेंगे। उनसे संबंधित जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं आपको उनके बारे में जानकारी हो जाएगी। तो साथियों मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद साथियों।